आज हम लेखांकन के सैद्धांतिक आधार के बारे में अध्ययन करेंगे। लेखांकन के सैद्धांतिक आधार क्या हैं? जैसा कि हमने पिछले अध्याय में चर्चा की थी कि लेखांकन मूलतः वित्तीय प्रकृति के लेन देन व घटनाओं को रिकॉर्ड करना, उन्हें क्लासिफाई करना और उन्हें समराइज करने के साथ साथ उनके परिणामों की व्याख्या भी करता है। इसका उद्देश्य व्यावसायिक सूचना के प्रयोग करने वाले विभिन्न उपयोगकर्ता जैसे स्वामी, प्रबंध, कर्मचारियों, निवेशकर्ताओं, देनदारों व माल व सेवाओं के पूर्तिकर्ता, कर अधिकारी आदि को महत्वपूर्ण निर्णय लेने में ये सूचनाएं मदद करती हैं। तो लेखांकन सूचनाओं के जो उपयोगकर्ता होते हैं उनके लिए लेखांकन सूचना को अर्थपूर्ण बनाना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि ये सूचनाएं न केवल विश्वसनीय हों बल्कि तुलनीय भी हों। और सूचना की तुलनात्मकता की जो आवश्यकता है वो दो कारणों से होती है। पहला तो अंतरफर्मीय तुलना, यानी देखना, ये देखने के लिए कि एक फर्म ने उसी प्रकार की अन्य फर्म की तुलना में जो है कैसा प्रदर्शन किया है। दूसरा समय अवधि की तुलना, अर्थात एक फर्म ने पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कैसा परफॉर्मेंस दिया है। ये तभी संभव होता है जब वित्तीय प्रलेखों द्वारा प्रदत्त सूचनाएं समनुरूप लेखांकन नीतियों, सिद्धांतों और क्रिया अनुभव पर आधारित हों। ये समनुरूपता लेखांकन को संपूर्ण प्रक्रिया में लेखे योग्य लेन देन अथवा घटनाओं की पहचान से लेकर लेखा पुस्तकों में उनके मापन, अभिलेखन, संक्षिप्तीकरण व परिणामों की उस व्याख्या तक जो कि निहित हित वाले समूह को संप्रेषित होंगी उनमें होनी चाहिए। इस कारण लेखांकन के संपूर्ण सैद्धांतिक आधार के विकास की आवश्यकता महसूस होती है। और लेखांकन के जो सैद्धांतिक आधार हैं उनको अधिक महत्व इसलिए दिया जाता है क्योंकि कोई भी विषय परिपक्व सैद्धांतिक आधार के अभाव में विकसित नहीं हो सकता। इसलिए लेखांकन के जो सैद्धांतिक आधारों में वर्षों की समय अवधि में विकसित व सभी सिद्धांत, धारणाएं, नियम और निर्देशिकाएं आती हैं जो कि लेखांकन पद्धति में सम अनुरूपता व एक रूपता लाकर लेखांकन सूचना को उसके उपयोगकर्ताओं के लिए ज़्यादा यूजफुल बनाती हैं। तो सामान्यतः जो मान्य लेखांकन सिद्धांत, जो लेखांकन अभिलेखों में समरूपता व एक रूपता लाने के लिए कुछ सिद्धांत व नियमों का विकास किया गया था जिन्हें इस पेशे से जुड़े सभी लेखाकारों की सामान्य स्वीकृति प्राप्त है। इन सिद्धांतों को विभिन्न नाम जैसे सिद्धांत संकल्पना, परिपाटी, अवधारणा, परिकल्पना, संशोधक सिद्धांत आदि के नाम से जाना जाता है। ये जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के नाम से भी जाने जाते हैं। सामान्यतः जो है मान्य लेखा सिद्धांतों का विकास एक लंबी अवधि में पूर्व अनुभव, प्रयोगों अथवा परंपराओं, व्यक्तियों एवं पेशेवर निकायों के विवरण एवं सरकारी एजेंसियों द्वारा नियमन के आधार पर होता है, ताकि यह उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं, वैधानिक, सामाजिक और आर्थिक पर्यावरण से प्रभावित हो और निरंतर ये परिवर्तित भी होते रहते हैं। अब देखिए, इन सिद्धांतों की संकल्पना व परिपाटी भी इनको कहते हैं। इन सिद्धांतों को संकल्पना शब्द से तात्पर्य है उस आवश्यक परिकल्पना अथवा विचार से जो लेखांकन अभ्यास के लिए आधारभूत है, तथा परिपाटी शब्द लेखा विवरणों के प्रस्तुतिकरण की निर्देशक परंपराओं का द्योतक होता है। अब कुल मिलाकर आइए आधारभूत लेखांकन संकल्पनाएं क्या क्या हैं। ये थोड़ा सा बेसिक था, जो लेखांकन सिद्धांत है उनके बारे में आप थोड़ी सी ये बैकग्राउंड समझनी आपके लिए ज़रूरी थी। लेकिन आधारभूत लेखांकन संकल्पनाएं क्या क्या हैं, देखिए ये होती हैं व्यवसायिक, व्यापारिक इकाई, मुद्रा मापन, सतत व्यापार, लेखांकन अवधि। अब इनको हम विस्तृत जो है इनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आइए व्यवसायिक इकाई संकल्पना। इस संकल्पना के अनुसार व्यवसाय को अपने स्वामी से अलग माना जाता है, अर्थात लेखांकन के उद्देश्य से व्यवसाय व उसके स्वामी दो पृथक अस्तित्व वाली इकाइयां मानी जाएंगी। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए जब कोई व्यक्ति व्यवसाय में पूंजी लगाता है तो लेखांकन अभिलेखों में इसे व्यापार की स्वामी के प्रति देनदारी के रूप में दर्शाया जाता है। उसके बाद ये मुद्रा मापन संकल्पना। मुद्रा मापन
संकल्पना का अर्थ ये है कि किसी संगठन में केवल उन्हीं लेन देनों या घटनाओं का लेखा किया जाएगा जो मुद्रा के रूप में मापे जा सकते हों, जैसे वस्तुओं का विक्रय, व्ययों का भुगतान, किसी आय की प्राप्ति। जिन लेन देन का मुद्रा के रूप में हम जिनको नहीं माप सकते उनका लेखांकन जो है नहीं किया जा सकता, जैसे प्रबंधक की नियुक्ति या संगठन के मानव संसाधन की योग्यताएं, शोध विभाग की सृजनशीलता आदि। उसके बाद नंबर 3 आती है सतत व्यापार संकल्पना। इसका अर्थ है कि व्यवसाय जो है निरंतर एक लंबे समय तक या अनंत काल तक चलेगा। इसका जो है पूर्वानुमानित भविष्य में जो है ये कभी भी बंद नहीं होगा। ये एक महत्वपूर्ण अवधारणा है क्योंकि यह परिसंपत्तियों को तुलन पत्र में अपने क्रय मूल्य पर दिखाने का आधार प्रदान करती है। एक परिसंपत्ति को हम सेवाओं का पुलिंदा के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं, जैसे 50,000 रुपये में एक कंप्यूटर खरीदते हैं तथा उसका अनुमानित जीवन 5 वर्ष तक मानते हैं, तो इसका अर्थ है कि हमने उससे प्राप्त होने वाली सेवाओं का इतने वर्षों तक मूल्य चुकाया है। इसलिए ये उचित नहीं होगा कि हम कंप्यूटर का जो खरीद मूल्य है उसे जिस वर्ष उसे खरीदा है उसी वर्ष की आय में से उसे घटाएं। इससे इसके बाजार जो है इसके बजाय इस पूरे खर्च को इसके इस्तेमाल के वर्ष अंतराल पर बांटकर ही विभिन्न वर्षों के आमद पर प्रभार माना जाएगा। लेखांकन अवधि संकल्पना। लेखांकन अवधि से तात्पर्य समय के उस विस्तार से है जिसके अंत में व्यावसायिक संगठन वित्तीय विवरण बनाता है। इन विवरणों द्वारा ये पता चलता है कि उस अवधि विशेष में व्यवसाय के लाभों का अर्जन किया है या उसने हानि उठाई है। तो लेखांकन अवधि जो है हमेशा एक जैसी रहनी चाहिए। मोस्टली हिंदुस्तान में ये जो है 1 वर्ष होती है, जो है यहाँ का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। तो निश्चित जो अंतराल है वो सामान्यतः 1 वर्ष का ही होता है और उसी के लिए वित्तीय विवरणों का निर्माण किया जाता है और सभी उपयोगकर्ताओं को समय से सभी सूचनाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। लागत संकल्पना। लागत संकल्पना का इसकी मुख्य आवश्यकता है कि सभी परिसंपत्तियों को पुस्तक मूल्य में उनके क्रय मूल्य पर ही पुस्तकों में दिखाया जाए। इस क्रय मूल्य में परिसंपत्ति का प्राप्ति मूल्य, परिवहन व्यय, स्थापना व्यय आदि व्यय शामिल किए जाते हैं जो उस परिसंपत्ति को काम में लाने के योग्य बनाने के लिए किए जाते हैं। यानी कि किसी भी वस्तु को जितने में हमने खरीदा है उसी में हम पुस्तकों में दिखाएंगे, उसी मूल्य पर, ना भले ही उसका बाजार मूल्य कितना भी हो उसका जो है रिकॉर्ड नहीं रखा जाएगा। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट द्विपक्षीय संकल्पना। द्विपक्षीय संकल्पना का जो आधारभूत सिद्धांत है वो ये बताता है कि व्यवसाय के लेन देनों को लेखांकन पुस्तकों में जो है दोहरा लेखा इसका किया जाता है। यानी इसके अनुसार व्यवसाय के प्रत्येक लेन देन का प्रभाव किन्हीं 2 स्थानों पर पड़ेगा, अर्थात प्रत्येक लेन देन का अभिलेखन 2 स्थानों पर किया जाएगा। दूसरे शब्दों में किसी भी लेन देन के अभिलेखन के लिए 2 खाते होंगे, एक पाने वाला और दूसरा देने वाला। जैसे मान लीजिए राम ने 50 लाख रुपए से व्यवसाय आरंभ किया तो राम द्वारा व्यवसाय में लगाए गए पैसे से व्यवसाय की परिसंपत्तियां 50,000 रुपये से बढ़ जाएंगी और साथ ही स्वामी की पूंजी में भी 50,000 रुपये की वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट आपका आता है, और जो आपकी जो एक संकल्पना थी द्विपक्षीय संकल्पना, इसके आधार पर ही जो लेखांकन समीकरण है वो बनाई जाती हैं। जैसे परिसंपत्तियां इज इक्वल टू देयता प्लस पूंजी, यानी असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। इस संकल्पना को लेखांकन के आधारभूत समीकरण के रूप में भी हम इस प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं। आगम मान्यता संकल्पना। इस संकल्पना के अनुसार किसी भी आगम को लेखा पुस्तकों में तब तक नहीं लिखा जाएगा जब तक वह वास्तविक रूप में प्राप्त ना हो जाए। यह विचार 2 प्रश्नों को जन्म देगा। प्रथम तो आगम किसे कहेंगे और दूसरा आगम को मान्य किस समय मानेंगे। तो आगम का अर्थ है रोकड़ के कुल इनफ्लो से है। जब रोकड़ हमारे पास आ जाती है, इनफ्लो हो जाता है, तो आगम, उसे हम आगम कहते हैं, जो व्यवसाय द्वारा वस्तुओं व सेवाओं के विक्रय से प्राप्त होता है। व्यवसाय के संसाधनों का दूसरे लोगों द्वारा उपयोग के बदले प्राप्तियां जैसे ब्याज, रॉयल्टी, लाभांश आदि से
दूसरे आगम को भी मान्य तभी माना जाता है जब उसकी प्राप्ति पर व्यवसाय का विधि सम्मत अधिकार हो जाता है। अर्थात जब वस्तुओं का विक्रय हो गया हो या सेवाएं प्रदान कर दी गई हों तो उसे हम आगम मान लेते हैं। इसलिए उधार विक्रय को आगम विक्रय की तिथि से ही मान लिया जाएगा, न कि रोकड़ प्राप्त होने के बाद। जैसे मार्च का किराया है, अगर हमें मार्च में नहीं मिला, अप्रैल में मिलेगा, तो मार्च में ही उसे हम आगम मान लेंगे। आगम व मिलान संकल्पना, इसका अर्थ है कि जिस अवधि की आय को हम कैलकुलेट करते हैं, आगम में से उसी अवधि के खर्चे या हानियों को घटाना चाहिए, तभी उस अवधि का सही प्रॉफिट या लॉस निकलेगा। आगम मिलान संकल्पना में लेखांकन के इसी पक्ष पर बल दिया जाता है। इसके अनुसार अवधि विशेष में अर्जित आगमों का मिलान उसी अवधि के व्ययों से किया जाना चाहिए, दूसरी अवधि के व्ययों से नहीं किया जाना चाहिए। जैसे जब विक्रय हो जाता है, आगम को मान्य या अर्जित तभी मान लिया जाता है जब विक्रय हो जाता है या सेवा प्रदान कर दी जाती है, न कि जब उसके प्रतिफल के रूप में रोकड़ प्राप्त की जाती है। इसी प्रकार एक व्यय को भी तभी खर्च मान लिया जाता है जब उससे किसी संपत्ति आगम का अर्जन हो गया है, न कि जब उस पर रोकड़ का भुगतान हुआ हो। तो ये जो है नेक्स्ट आपकी आती है पूर्ण प्रस्तुतिकरण संकल्पना। वित्तीय विवरणों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना का प्रयोग बहुत सारे उपयोगकर्ता करते हैं, जैसे निवेशक, ऋणदाता, माल की पूर्ति करने वाले समूह व अन्य विभिन्न निर्णयों के लिए जो है करते हैं। लेकिन संगठन के जो निगमित प्रकार के व्यवसाय में कि स्वामियों का समूह उसका प्रबंध कर रहे समूह से भिन्न होता है, इसलिए जो लेखांकन सूचनाएं हैं वो पूर्ण रूप से प्रस्तुत की जानी चाहिए ताकि विभिन्न उपयोगकर्ताओं के निर्णय जो है वो प्रभावित ना हो सकें, यानी कोई भी महत्वपूर्ण सूचना छुपाई नहीं जानी चाहिए। और ये सुनिश्चित करने के लिए कंपनी अधिनियम में कंपनी में लाभ हानि खाते व स्थिति विवरण के संपूर्ण प्रारूप दिए गए हैं तथा वित्तीय विवरणों को बनाते समय इन्हीं प्रारूपों का पालन करना वैधानिक रूप से अनिवार्य है ताकि संपूर्ण जो सूचनाएं हैं वो पूर्ण रूप से प्रस्तुत की जा सकें। समरूपता की संकल्पना, किसी भी व्यवसाय द्वारा वित्तीय विवरणों में निहित सूचनाएं व्यवसाय संचालन के प्रयोग परिणामों तक पहुंचने में तभी उपयोगी हो सकती हैं जब उनका तुलनात्मक अध्ययन संभव हो। और तुलनात्मक अध्ययन तभी संभव होगा जब लेखांकन में विभिन्न प्रकार की समरूपता रखी जाएगी। जैसे डेप्रीसिएशन हम लगाते हैं तो डेप्रीसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से भी निकल सकता है और डिमिनिशिंग मेथड से भी, तो हमें एक ही विधि का पालन करना होता है। स्टॉक वैल्यूएशन उसे हम जो है मार्केट प्राइस और जो कॉस्ट प्राइस किसी पर भी निकाल सकते हैं। तो जिस विधि को एक बार अपना लिया उसे हम जो है आगे भी लागू करेंगे, बार बार ये विधियां बदलनी नहीं चाहिए, नहीं तो फिर मूल्यांकन करने में जो है या तुलना करने में जो है कठिनाई महसूस होती है। रूढ़िवादिता की संकल्पना, ये संकल्पना में ये बताती है कि किसी भी अवस्था में बिजनेस में होने वाले लाभ को तब तक लाभ नहीं मानना चाहिए जब तक कि वो वास्तव में हमें प्राप्त ना हो जाए, लेकिन हानि की अगर संभावना है तो उसे हानि मान लेना चाहिए, भले ही हानि हुई हो या ना हुई हो। यानी कि समस्त लाभों का लेखा पुस्तकों में तब तक नहीं करना चाहिए जब तक कि वह अर्जित न हो, लेकिन वह सभी हानियां जिनकी दूरस्थ संभावना भी हो तो उनके लिए लेखा पुस्तकों में पर्याप्त प्रावधान कर लेना चाहिए। जैसे अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन वास्तविक मूल्य व बाजार मूल्य में से जो भी कम हो उस पर करना चाहिए। संदिग्ध ऋणों के लिए प्रारंभ में ही प्रावधान बना लेने चाहिए। देनदारों के लिए छूट का प्रावधान है। मूर्त संपत्ति, ख्याति, पेटेंट आदि का सामयिक जो अपलेखन करने की संकल्पना इसके उदाहरण हैं। सारता की संकल्पना, इसके अनुसार लेखांकन करते समय केवल महत्वपूर्ण तथ्यों पर ही ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, यानी गैर महत्वपूर्ण तथ्य नहीं दिखाए जाने चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि महत्वपूर्ण और सारपूर्ण तथ्य कौन से हैं। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि उस तथ्य की प्रकृति क्या है या उसमें निहित धनराशि कितनी है। कोई भी ऐसा तर्क संगत तथ्य जो सूचना के किसी उपयोगकर्ता के निर्णय को प्रभावित करने में सक्षम है तो वह सार तथ्य माना जाएगा। यानी अगर आपको लगता है कि इस बात से जो उपयोग करता है उसका निर्णय प्रभावित होगा तो वो इम्पोर्टेंट माना जाएगा और उसे हमें डिस्क्लोज करना है, छिपाना नहीं है। वस्तुनिष्ठता की संकल्पना,
इस संकल्पना के अनुसार प्रत्येक लेन देन को वस्तुनिष्ठ प्रकार से अभिलिखित करने की अपेक्षा की जाती है। लेखांकन को लेखाकार व अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों के पूर्वाग्रहों से मुक्त होना चाहिए। यह तभी संभव है यदि प्रत्येक लेन देन को उसके सहायक दस्तावेज या प्रमाणक द्वारा स्थापित किया जा सके। उदाहरण के लिए नकद खरीद के लिए लेन देन का सत्यापन उसके नकद भुगतान से प्राप्त नकद रसीद से किया जा सकता है। उधार खरीद को बीजक अथवा डिलीवरी चालान द्वारा सत्यापित किया जा सकता है। किसी मशीन की खरीद पर भुगतान के समय नकद प्राप्त रसीद उस मशीन की लागत का दस्तावेजी साक्ष्य बनकर उस लेन देन को सत्यापित करने का वस्तुनिष्ठ आधार प्रदान करती है। यानी जो भी आप एंट्री करोगे उसके लिए किसी न किसी प्रकार का प्रूफ या वाउचर जो है आपके पास होना चाहिए, वो उसको सत्यापित कर सके कि आपने किस बेस पर जो है लेन देन का लेखा किया है। इसे हम वस्तुनिष्ठता कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका जो है लेखांकन प्रणाली। ये जो है यहाँ तक थी आपकी सारी जो संकल्पना थी। तो उम्मीद है आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी और आपको हमारा वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। इसलिए हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए ताकि आगे आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। धन्यवाद।